किसी वस्तु को 13% हानि के बदले 7% लाभ में बेचा जाता तो विक्रय मूल्य 450 रुपये अधिक होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है, जिसे हम कॉस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं, वो होता है 100%। कितना होता है? 100%। अब इसे सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, 7% लाभ यानी 100 से ज़्यादा 107%। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 107। सेलिंग प्राइस पर या तो 100 से ज़्यादा होगा या कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा या कम होगा। तो लाभ होता है तो ज़्यादा होता है और हानि होती है तो कम होता है। अभी 7% का लाभ था। कितने का लाभ था? 7% का लाभ था, इसलिए 100 से ज़्यादा है। अभी 13% की हानि, 13% की हानि है तो 100 से कम हो गई सेलिंग प्राइस, तो कितना हो गया? 87%। इन दोनों के बीच का जो अंतर है, मतलब ये बोल रहा है कि इसकी जगह पर अगर इतने में बेचते हैं, 13% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचते, यहाँ पर क्या है, लाभ होता है तो 100 से ज़्यादा हो जाता है और हानि होती है तो 100 से कम हो जाती है। ये चीज़ को ध्यान में रखकर, तो 13% की हानि हुई थी, इसलिए कितना है? 100 से कम हो गया 87%। लाभ है तो 107%। ये क्वेश्चन में कहा है कि 13% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचते हैं तो इतना अधिक मिलता, 450 रुपया अधिक विक्रय मूल्य मिल जाता। तो दोनों विक्रय मूल्य है, इन दोनों के बीच में परसेंटेज का अंतर कितना आ गया? तो 20%। कितना आ गया? 20% बराबर दे रखा है 450 रुपये। जो इनका जो अंतर है उसी की वजह से ये कम और ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो 20% का अंतर जो कि किसके बराबर हो गया? 450 के। वो यहाँ से सॉल्व करना है, तुम्हें क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है, नहीं 100% निकालना है। 1% बराबर कितना होगा? तो 1% बराबर हो 450/20। यहाँ पे 100% निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे, 20 पंचे 100, 5 का गुणा करेंगे तो 5 25, 5 20, 22 यानी 2250 रुपया जो होगा इसका आंसर होगा। सही आंसर कौन सा होगा? पहला। एक किसान ने दूसरे किसान से 12% वार्षिक दर से 24,000 रुपया उधार लिए। 2.5 वर्ष के अंत में पहले किसान ने दूसरे किसान को 12,000 रुपया नकद दिए और एक गाय दी, तो उसमें गाय का मूल्य क्या है ये पता करना है। हमारे सामने प्रिंसिपल 24,000, ठीक, रेट 12% और समय 2.5 वर्ष। इसको सही से लिखें तो 5/2 वर्ष। यहाँ से ब्याज निकालेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? SI निकाल लेते हैं। SI बराबर क्या होगा? प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बटे 100। $24,000 गुणा 12 गुणा 5/2 गुणा में 100। ये तुम्हारा क्या निकलेगा? SI निकल आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से ये कट जाएगा 6 बार, 2 छक्के 12, 5 छक्के 30 हो जाएगा। 240 गुणा 30, 24 × 72, 7200 रुपया क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। 24,000 रुपया तुमने उधार लिए थे। कितना लिया था? 24,000 उधार लिए, जिसमें से 7200 ब्याज हो गया। तो ये कितना हो गया? 31,200 रुपये लौटाना था, जिसमें से 12,000 रुपया नकद दिए गए। 12,000 रुपया उसने नकद दे दिए। बाकी क्या है? गाय की कीमत होगी, तो इसको घटाएंगे तो 12, 9 बचेगा, 2, 1, तो 19,200 रुपया किसकी कीमत निकलेगी? गाय की। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। कितने समय में 4250 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5610 रुपया हो जाएगा? तो यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है और क्या दे रखा है? अमाउंट भी दे रखा है। अमाउंट जो दे रखा है वो दे रखा है 5610 और प्रिंसिपल जो दे रखा है वो दे रखा है 4250। ये अभी कराया था। वैसे अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते हैं तो मिलता है SI। जैसे हम इनको घटाएंगे तो 0, 11 में से 5 जाएगा 6, 1 हासिल 3 और इतना 1,360 रुपया ब्याज के तौर पे मिल गया।
अब यहाँ पर क्या पूछा है, कितने समय में, समय पूछा, टाइम इज इक्वल टू पूछा है। यहाँ पर तुम्हें प्रिंसिपल रेट भी दे रखी, रेट कितना दे रखी, 8%। रेट, समय और प्रिंसिपल, तीन चीज़ें दे रखी हैं। प्रिंसिपल, टाइम और रेट तीनों पता है। तो क्या पूछा है, टाइम पूछा है, तो प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बटे 100 बराबर क्या होता है, SI। जिसको पूछते हैं उसे लेफ्ट साइड में रख लिया। प्रिंसिपल कितना है तुम्हारा, 4250 रुपया, 4250 प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद रेट कितनी है, 8, और टाइम तुम्हें निकालना है, बटे में कितना है 100। ब्याज कितना मिला, 1360। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 0 से 0 कट गया, 8 से काट लेते हैं इसे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 5 बचेगा, 8 सत्ते 56, 170 आ गया। 5 से इसे काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 अट्टे 40, 55 25। 17 से काटा, 17 दाश्रम 117, 17 अपना 85। 5 से 10 कट गया, 5 दूनी 10, 2 का 2 से गुणा हो जाएगा, तो समय जो निकल आएगा वो आ जाएगा 4%, चौथा आंसर। एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% बढ़ती है। 1980 की जनसंख्या 24,600 है। 1980 की जनसंख्या जो है 24,600 है, ठीक। तो 1979 की जनसंख्या कितनी है, 1979 जो है की जनसंख्या कितनी है, जैसे हमने मान लिया x है, तो 1979 के बाद 1980 आया होगा, जो कि जो है 1 साल बाद कितना बढ़ गया होगा, 20% जनसंख्या वृद्धि हो गई है। अब यहाँ पर 20% वृद्धि किस में हुई, x में, x जनसंख्या मानी थी तो उसमें 20% बढ़ गया, x का 20% बढ़ा, यानी 120% बराबर कितना है, 24,600। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100। परसेंटेज का चिन्ह हटा दिया हमने यहाँ से, तो इतना आ गया, ठीक। अब ये क्या करेंगे, इस 0 से ये 0 कट गया, 12 से काटना है इसको, तो 12 दूनी 24, दो संख्या एक साथ लेंगे तो 0, 12 पंचे 60। 10 बची हुई संख्या कहाँ जाएगी, गुणा में जाएगी, तो 2050 में 10 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20,500। सही आंसर कौन सा, पहला। मोहन की मासिक आय 1500 रुपया है, जिसमें मकान के किराए पर 200 रुपया, भोजन पर 500 और अन्य खर्चे 350 रुपये खर्च करता है। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। पहले तो ये देख ली कितना रुपये बचाता है, कुल कितना कमा रहा है, वो तो कमा रहा है 1500 रुपया, आय उसकी जो है वो है कितना, 1500 रुपया है। अब इसका खर्च करते हैं, इसने 200 रुपया काय पे कर दिया, आय उसकी कितनी है, 1500 रुपया है, खर्च किया 200 रुपया मकान पे खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितना बचा होगा, 1300 रुपया, घटाना है। उसके बाद 500 रुपया और खर्च हो गया इसका, तो कितना बचेगा उसके पास, 800 रुपया। उसने 350 रुपया और खर्च कर दिया, तो अब कितना बचेगा, 450 रुपया, 450 रुपया अभी बचा है। 450 जो बचा होगा है, अभी उसके पास कितना बचा, 450 रुपये बचा है। उसकी आय कितनी थी, 1500, 1500 में वह बचा पा रहा है 450 रुपया बच रहा है। 1500 में से परसेंटेज में देखना है तो क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो ये प्रतिशत बचत आ जाएगी। क्या आएगा, ये बचत का प्रतिशत आ जाएगा, बचत, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गए, 15 3 45, 30% बचा रहा है। कितना बचा रहा है, 30% बचा रहा है। देखिए क्या बोला है, 4 तथा 8 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपात निकालने के लिए हमने क्या बताया कि पहले 4, 8 और तीसरा अनुपात हमने x ले लिया, तो इन दोनों का तृतीय अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम 2 का अनुपात और अंतिम 2 का अनुपात बराबर कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4/8 बराबर 8/x। कैंची गुणा से मामला सॉल्व करेंगे तो ये 8 का इससे x का गुणा किससे हुआ, 4 से, और 8 का गुणा हो जाएगा 8 से। तो यहाँ पर क्या मिल गया, 4x बराबर 8 गुणा 8। 4 से ये 8 कट जाएगा, 4 दूनी 8, x बराबर कितना आ गया, 16। सही आंसर क्या आ जाएगा, 16। एक विद्यालय ग्रीष्म अवकाश के लिए 20 मई को बंद होगा, 20 मई को।
20 मई को बंद होगा, तो 20 जून तक कितने दिन हो गए? 20 जून तक 1 महीना हो गया। मई जो होता है 31 महीना होता है, इसलिए 20 से 20 तारीख तक कितने दिन हो जाएंगे? 31 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 31। जिस तारीख से शुरू होता है उसी तारीख पर 31 दिन हो गए जी। अभी जून के कितने दिन और बचे हैं? 10 दिन, क्योंकि जून जो होता है वो कितने महीने का होता है? 30 दिन का होता है। तो 31 दिन तो 20 मई से 20 जून तक 31 दिन और 10 दिन। अभी जून के पूरा जून खत्म हो गया। फिर जून के बाद 5 जुलाई, 5 जुलाई के 5 दिन और हैं, तो पूरे दिनों को जोड़ा तो कितना दिन हो रहा है? 46 दिन। पहला आंसर। एक राशि 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाएगी? तो कोई राशि जो होती है जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, वो प्रतिशत में कितना होता है? 100%। और यहाँ पर वो कितनी हो जाती है? 3 गुना हो जाती है, यानी 300% हो जाती है। तो प्रिंसिपल कितना होता है? 100%, जो कि कितना होगा? 3 गुना हो गया। इतना 3 गुना होने में जो दर है वो कितनी है? 25% की दर से हुआ है। तो यहाँ पर ब्याज निकाल सकते हैं। ऐसा ही इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट 300% हो गया, प्रिंसिपल 100 था, तो ब्याज कितना निकला? 200%। अब समय निकालना है। समय निकालने के लिए क्या करेंगे? ब्याज में जो कि 200% है, दर से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर समय निकल आएगा। इस तरह क्वेश्चन में क्या है, या तो समय पूछते हैं या दर पूछते हैं। तो 25 अट्ठे 2 से, तो यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा? 8 वर्ष। राम ने श्याम को 22 अक्टूबर 1982 को 2100 रुपया उधार दिए। यदि वह ब्याज की दर 8% हो, यदि ब्याज की दर 8% हो, तो 23 मार्च 1983 को श्याम कुल कितनी रकम लौटाएगा? तो कुल की बात है, कितना लौटाएगा? तो पूछा है, क्या पूछा है? अमाउंट है, अमाउंट पूछा गया है। रेट तुम्हारी कितनी दे रखी है? 8% है। ठीक, अभी प्रिंसिपल भी दे रखा है 2100 रुपया, ये 2 चीज़ें दे रखी हैं। अब हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। समय भी दे रखा है, समय देख लेते हैं। देखिए 22 अक्टूबर को पैसा लिया गया। कब लिया गया? 22 अक्टूबर को। ठीक, 22 अक्टूबर को लिया है, तो अक्टूबर के मात्र कितने दिन बचेंगे? 9 दिन, क्योंकि अक्टूबर जो होता है वो कितना महीने का होता है? 31 दिन का होता है। तो 9 दिन का ब्याज अक्टूबर के माह से मिल गया, 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद क्या आएगा? नवंबर। नवंबर में पूरे कितने दिन होते हैं? 30। उसके बाद दिसंबर। दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31। तो यहाँ पर 1982 का साल यहाँ पर फिनिश हो जाता है। दिसंबर के बाद क्या लग जाएगा? 1983। तो 1983 का जनवरी, जनवरी में कितना? 31 दिन। फरवरी, फरवरी में 28 है। उसके बाद मार्च, मार्च में मात्र कितने दिन लिए? 23 दिन। जब इन सब दिनों को जोड़ेंगे तो टाइम जो आ गया वो कितना आ गया? 152 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 152 दिन। ठीक, अब यहाँ से आगे चलेंगे। प्रिंसिपल भी दे रखा है, रेट भी दे रखी है और समय भी दे रखा है। हमें क्या निकालना है? ब्याज। हमें क्या निकालना है? पहले ब्याज निकालेंगे, एक तो ये निकालना है, साथ में अमाउंट। अमाउंट में क्या चाहिए? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो पहले नंबर पे हमें क्या निकालना है? ब्याज निकालना है, और उसे हमें क्या? प्रिंसिपल में ऐड कर देना है, फाइनल वैल्यू ये निकालना है। तो इसे निकालने के लिए हमें पहले क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। ब्याज निकालने के लिए हमें ब्याज वाले फॉर्मूले तरफ जाएंगे। देखिए ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बटे 100। ये ब्याज हो गया, इसे हम क्या कहते हैं? SI। प्रिंसिपल कितना लिया तुमने? 2100 रुपया लिया था, 2100 रुपया उधार लिया। रेट कितनी है? 8। समय कितना है? 152 दिन। 152 दिन बटे में दिन के आधार पर लेना है, तो दिन कितने होते हैं एक साल में? यहाँ पर क्या हो गया था? ये तुम्हें जो दे रखा था दिन में दे रखा है वैल्यू, तो दिन में दे रखा है, तो हमें ब्याज भी दिनों पे निकालना है। तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो यहाँ पर 365 लेके आने पड़ेगा, बटे में 100। 100 वाला कौन सा? ये वाले वैल्यू है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, कट गया। अब ये वैल्यू कुछ भी कट नहीं रही है, सिंपल सा इन सब का गुणा करेंगे। इन सब का गुणा जो भी आएगा उसमें 365 का भाग देना है। जैसे हम इन सब का गुणा करते हैं तो 8 का गुणा कर लेते हैं,
तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, इनका गुणा हो गया, इसका गुणा 152 से है और बटे में 365 है। कैलकुलेशन बस रह गई है। चलो देखते हैं, गुणा कर लेते हैं। 1 6 8 गुणा 152, 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3। 15 का पारा डायरेक्ट पढ़ लें। 15 8 120, हासिल लग गया 12, 15 6 90, 90 में 12 जुड़ गया तो 102, हासिल लग गया 10, 15 और 10 25। तो ये तो गुणा हो गया तुम्हारा कितना, 6 3 5 5 2, कितना आ गया 25,536 में भाग किसका देना है तुम्हें, 365 का। भाग दे लो इसमें, 25,536 में 365 का भाग दे देंगे। ठीक है, भाग देते हैं तो सबसे पहले 6 बार जा रहा है। कितने बार जा रहा है, 6 बार। हम 3 का ही पहाड़ा से अंदाज़ा लगा लेंगे कितने बार जा रहा है। जैसे 6 बार पहाड़ा पड़ेंगे 365 का, तो कितने बार आएगा देखते हैं। 365 गुणा 6, पहाड़ा 6 5 30, 6 6 36, 36 में 3 जुड़ गया तो 39, 6 18, 18 और 3 21, तो ये आ गया 21 90। यहाँ पर जब इनको घटाया तो 3 मिला, 6 मिल गया और एक हासिल लगी तो यहाँ पर 3 मिल गया, उतार लिया 6। 9 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 9 बार। चलो इसमें 9 का गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर किसका गुणा कर रहे हैं, 9 का। 9 पना 45, 4 हासिल, 9 6 54, 54 में 4 जुड़ेगा तो 58, 9 3 27, 27 और 5 32, तो हो जाएगा 32 85। जैसे हमने इसको घटाया तो 1 मिल गया, 13 का 5 मिल गया, एक हासिल 3 मिल गया, तो 0 लेंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। फिर से ये 9 बार ही जाने वाला है, तो 9 बार में 32 कितना है, 85 आया, 32 85 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 10 में से 5 गए, 5 बचे, एक हासिल लग गया तो 9, 2 बच गया और यहाँ पर एक हासिल लग गया तो 2, 0 लगा देंगे तो ये कितने बार जाएगा, 6 बार। तो 21 90 फिर से आ जाएगा क्योंकि 6 बार पहाड़ा हम पढ़ चुके थे। तो हमारा कितना आ गया, ब्याज कितना मिला, 69 रुपया 96 पैसा। ठीक है, इससे हमें क्या पूछा, अमाउंट पूछा था। तो अमाउंट बराबर क्या था, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल 2100 दे रखा था, उसमें ब्याज जोड़ दिया 96 रुपया, नहीं 69 रुपया 96 पैसा, 69 96 जोड़ देंगे। इस वैल्यू को जोड़ देंगे तो सीधा आंसर आ गया तुम्हारा 69.96। ये तुम्हारा राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऊपर मिल जाएगा तुम्हें। कौन सा आंसर है, तीसरा, 2169.96। देखें, एक परीक्षा में 2 पेपर हैं। कितने पेपर हैं, 2 पेपर हैं, जिनके पास होने के लिए दोनों पेपरों में मिलकर 36% अंक चाहिए। दोनों पेपरों में मिलकर 36% अंक चाहिए। शीला ने पहले पेपर में 30% अंक मिले। शीला को पहले पेपर में कितने मिले, 30% अंक मिले। परीक्षा में पास होने के लिए दूसरे पेपर में अंकों का प्रतिशत कितना होगा। एकदम सरल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। 2 पेपर हैं, एक पहला और एक दूसरा। तो दोनों पेपरों में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, पहले पेपर में और दूसरे में भी 36%। तो दोनों पेपरों में पास होने के लिए 72% अंक चाहिए। कितने चाहिए, यानी टोटल 72%। दोनों का जोड़ कितना होगा, 72% कुल चाहिए। अब इसमें से एक पेपर में 30% अंक लेके आ गई, कितनी आई, 30% अंक ले आए, तो शेष दूसरे पेपर में कितना आ जाएगा, तो इन दोनों को घटा देंगे तो 42%। तो दूसरे पेपर में 42% अंक लाना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक सा था कि पास होने के लिए 36% अंक चाहिए प्रत्येक पेपर में, यानी हर एक पेपर में। तो 2 पेपर थे तो 36 और 36 कुल कितना हो गया, 72% हो गया। 72 में से 30% अंक तो एक पेपर में ले आई, तो दूसरे पेपर में कितना, 42% अंक चाहिए। ठीक है, 20 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी एक आयताकार टंकी में 2 मीटर गहराई तक पानी है। इसके पानी को 10 मीटर लंबी तथा 5 मीटर चौड़ी एक दूसरी आयताकार टंकी में डाला जाना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन तुम्हारे समझ में आ गया कि एक टंकी की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो उसको दूसरी टंकी में उड़ेलना है। तो चलो टंकी बना लेते हैं। एक टंकी कुछ इस तरह की बनी हुई है, जिसकी लंबाई चौड़ाई तुम्हें दे रखी है। देखिए ये टंकी है जिसकी लंबाई कितनी है, 20 है, चौड़ाई कितनी है, 10 है, और ऊंचाई कितनी है, 2 है। ये इस टंकी का मैटर दे रखा है। ये बोल रहा है कि इस टंकी के पानी को दूसरी टंकी में डालना है।
जिसकी लंबाई चौड़ाई कुछ अलग है। ये मान लो दूसरी टंकी है, इसका पानी कहाँ पे डालना है, इसका पानी हम इधर शिफ्ट करना चाहते हैं। जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई 10 मीटर लंबी है, चौड़ी कितनी है 5 मीटर चौड़ी है, ऊंचाई पता करना है, ऊंचाई मान लो x मीटर है। ठीक है, अब इसका पानी इसमें डाला है तो पानी की मात्रा समान है, और पानी की मात्रा समान है यानी दोनों का आयतन समान है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसी को बैलेंस करना है। जिस तरफ की वैल्यू निकालना है उसे हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड लिखेंगे, और जिसको नहीं निकालना उसे राइट साइड में। तो इसकी वैल्यू निकालना है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। आयतन बराबर क्या होता है, ठीक है, दोनों के आयतन बराबर है। इस तरफ इसका आयतन लिखना है और इस तरफ इसका आयतन लिखना है, क्योंकि हमें ये वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आयतन क्या होगा, लंबाई 10, चौड़ाई 5 और ऊंचाई x। यहाँ पर इस तरफ क्या है, लंबाई 20, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 2। यहाँ से सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए जो कट रहा है उसे काट लेंगे। 10 से ये कट रहा है, 10 दूनी 20, 5 से ये कट रहा है, 5 दूनी 10। x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इन सब का गुणा कितना आ गया 8। तो आंसर भी कौन सा हो जाएगा, 8। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। सिंपल सा दे रखा था कि एक टंकी थी, उस टंकी का पानी दूसरी टंकी में डालना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन होगा तो दोनों के क्या होंगे, आयतन बराबर होंगे। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, यानी इसका आयतन, और इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई निकालने को बोला था। तो ये दोनों में इतनी सी कैलकुलेशन तुम्हारे सामने हो चुकी। सही आंसर तुम्हारा 8 हो गया। यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो संख्या का 120% कितना होगा। तो मैं कितना दे रखा है, सिर्फ 20% दे रखा है। जो संख्या होगी उसका कितना निकालना है, 120% निकालना है। उस संख्या का 120% निकालना है। जिसका 20% दे रखा है उसका आप कितना भी निकाल लोगे। 20% कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया और 2 से कट गया, 2 छक्के 12। जिसका 1% बराबर 6 है उसका 120% ना निकाल पाओगे। 120 का गुणा कर देंगे, 12 छिंग 72, 720 आंसर आ गया। 20% दिया था, 20% बराबर 120, 1% बराबर 6, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, 120 निकालना। तो 120 का गुणा कर दिया। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है, 2 पे घात m, 2 पे घात m और 2 पे घात n बराबर है 32, और पूछा गया है m प्लस n का मान क्या होगा। ये पूछा है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्या होता है, बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। फॉर्मूला दिखाएं तो a पे घात m इंटू a पे घात n बराबर a पे घात m प्लस n, ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक, तो 2 पे घात क्या हो जाएगा, m प्लस n। बेस समान है इसलिए, बेस समान है इसलिए क्या करेंगे, घातें जुड़ जाएंगी। और ये किस पे घात बन सकता है, 2 पे घात कितना है, ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, 2 पे घात 5 है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 पे घात कितना लिख सकते हैं, 5 है। तो m प्लस n का मान भी कितना होगा, 5। देखा जाए, पढ़ा जाए, फिर समझा जाए। एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित है। प्रथम श्रेणी के जो टिकट दे रखा है वो 15% दे रखा है। यदि सारे टिकट बिक गए, प्रथम श्रेणी के टिकट बचे हैं 171। सारे तो बच गए, प्रथम श्रेणी के टिकट ही बचे हो गए। यहाँ प्रथम श्रेणी के जो टिकट दे रखे वो कितना दे रखा है, 15% दे रखा है, और 15% ही बचा होगा, 171 बचा हुआ है। तो मैं निकालना है कुल टिकटों की संख्या। कुल टिकट की जब भी बात आएगी तो 100% तुम्हें निकालने को कहा है।
बात समझ में आ गई। यहाँ से 1% निकालेंगे, 1% बराबर हो गया 171/15। 100% निकालने हैं तो 100 का गुणा कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर काटना है। 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 से 3 5 15, 30 21, 57 दूनी 114, एक जीरो लगा है तो तुम्हारा आंसर आ गया 1140। देखिए फिर से, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योगफल कितना दे रखा? 45 है। यानी राम को R ले लिया और श्याम को S ले लिया, दोनों का योगफल कितना दे रखा? 45 है। ये कौन सी उम्र है? वर्तमान आयु। ठीक, वर्तमान आयु दे रखी है ये। ठीक, अभी 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात तुम्हें कितना दे रखा है? 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 5:6। तो राम की आयु कितनी हो जाएगी? अनुपात में दे रखा है तो 5x। ठीक है, और श्याम की आयु कितनी हो जाएगी? 6x। जब हमें अनुपात पता है तो हमने क्या कर लिया, इनसे उनकी उम्र निकाली x लगा के। ये 6 वर्ष पूर्व की आयु दे रखी है तो अब यहाँ से हम वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? तो दोनों की वर्तमान आयु, राम की 5x + 6 और श्याम की 6x + 6। और वर्तमान आयु का योगफल दे रखा है कितना? राम और श्याम दोनों की आयु, इन दोनों का योगफल कितना रहा? ये वर्तमान आयु का योगफल कितना रहा है? तो 6x और 5x, 5 और 6 कितना? 11x + 12। ये इन दोनों की आयु का योगफल दे रखा है। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? 45 के। तो 11x + 12 बराबर 45। यहाँ से 11x बराबर कितना आएगा? तो 45 - 12, जी 12 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस वाली संख्या बराबर की उस तरफ जाती तो माइनस की हो जाती। 45 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 33। कितना बचेगा? 33। 11 तिया 33। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 3। अब पूछा क्या है? राम की आयु कितने वर्ष है? तो राम की आयु कितने वर्ष है यानी वर्तमान में पूछा है। तो राम की आयु कितनी है? राम बोले तो ये है, राम की आयु कितनी थी? 5x + 6 और x का मान कितना निकाला? 3 है। तो 5 और x के बीच में गुणा का चिन्ह रहता है। x का मान हमने 3 रख दिया + 6, तो 5 × 3 = 15, 15 और 6 कितना हो गया? 21 है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 21 वर्ष। एक घड़ी 153 रुपये में बेची जाती है, 15% की हानि होती है। इतना ही पढ़ने से तुम्हें पता चलना चाहिए कि हानि हो गई तो 100 से कम होगा, लाभ होता तो 100 से अधिक होगा। क्योंकि बेस क्या है तुम्हारा? कॉस्ट प्राइस जो होता है 100% होता है, हानि होगी तो 100 से कम होगा, लाभ होगा तो 100 से ऊपर। तो फिलहाल अभी हानि हुई है तो सेलिंग प्राइस जो है तुम्हारी कितनी होगी? 15% की हानि हुई यानी 100 में 15 घट गया तो 85% दे रखा है। 85% बराबर कितना दे रखा है? 153। समझ आ गया क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100। हानि हो गई है, क्या हो गई? हानि हो गई है तो माइनस कर देंगे कितना? 15 माइनस कर दिया। परसेंटेज में दोनों वैल्यू हैं, दोनों को माइनस किया तो सेलिंग प्राइस आ गई तुम्हारी 85%। ठीक, सिंपल सी बात है कि हानि है यानी 100 कॉस्ट प्राइस से कम में बेचा है, कम यानी 100 से कम हो गया। लाभ है यानी 100 से ऊपर में बेचा है यानी प्लस कर देना है। तो ये दो चीज़ें कॉन्सेप्ट अच्छे से बना लेंगे अपन तो जाके सही रहेगा। अब तुम्हें 85% बराबर ये दे रखा है। अब इसको हमें करेंगे सॉल्व। अब तुम्हें निकालना क्या है कि कितने रुपए में बेचे, कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो जाए। लाभ यानी क्या पूछा है? 100 से ऊपर, यानी पूछा गया है 110%। लाभ सीधा सा 100 से ऊपर, हानि यानी 100 से कम, तो 110% पूछा है। तो यहाँ से हम 1% निकालेंगे। 1% बराबर कितना आएगा? 153/85। 110 निकालना है तो 110 का सीधा गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिंपल सा कैलकुलेट कर लें। 5 से कट रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 17 नंबर 153। 9 का 22 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, तो तुम्हारा जो मान आएगा वो 198 रुपये वैल्यू। सही है, समझ आ गया? किसी वस्तु को 40% लाभ पर 1960 में बेचा जाता है। जब लाभ पर बेचा जाता है तो क्या होता है? 100 में जुड़ जाता है। यानी क्यों जुड़ता है? क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो होती है वो कितनी होती है? 100% होती है। अब इसको सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बेचना है।
तो लाभ कितने का कमाया तुमने? 40% का लाभ कमाया, तो 40% जोड़ दिया तो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा? 140% है। और यहाँ पर जो दे रखा है वो सेलिंग प्राइस ही दे रखा है, तो 140% बराबर कितना दे रखा है? तो 140% बराबर दे रखा है तुम्हें 1960 दे रखा है। तो इससे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 14 से जब 196 में भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा? 14 बार ही जाएगा, ठीक है। तो ये 1% बराबर कितना आ गया? 14। अब यहाँ पर 10% हानि पर विक्रय मूल्य पूछा गया। क्या पूछा है? 10% हानि पर विक्रय मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस से ही पता चलेगा विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100%। हानि को क्या कर देंगे? यानी 100 से कम में बेच रहे हो तुम, 10 का माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस जो है कितना आ गया? 90% आ गया। तो मैं निकालना है 90%, जिसका 1% 14 है तो उसका हम 90% भी निकाल लेंगे। तो 1% बराबर 14 था, इसमें हमने क्या कर दिया? 90 का गुणा कर दिया, तो क्या आ जाएगा? पूरा वैल्यू आ जाएगी 19 का 14 का 14 नंबर 126, 0 लग गया ये वाला। तो आंसर कौन सा हो गया? तीसरा। किसी वस्तु को 40% लाभ पर 1960 रुपये में बेचा जाता है, तो 10% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा? अभी तुम्हें लाभ पर दे रखी वैल्यू, सेलिंग प्राइस किस पे दे रखी? लाभ पर। सेलिंग प्राइस पर या तो लाभ होता है या हानि होता है, लाभ या हानि। अब अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस होता है 100%। अगर लाभ हुआ है तो प्लस कर देंगे, तो लाभ कितने का? 40% का। अगर इस लाभ और कॉस्ट प्राइस को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 140%। क्या पता चला कि अगर लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस जो होता है 100 में जुड़ जाता है, लाभ को जोड़ा जाता है और हानि को घटाया जाता है। अभी लाभ हुआ है तो हमने क्या कर दिया? कॉस्ट प्राइस में लाभ को जोड़ दिया तो सेलिंग प्राइस बन गई है, जो कि कितना दे रखा है यहाँ पे? 1960। 1960 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 14 से ये 14 बार कट जाएगा, 14 का 14 बार ही कट जाएगा। 1% बराबर कितना आ गया? 14। हानि 10% हानि पर सेलिंग प्राइस पूछा है। क्या पे पूछा है? हानि पर सेलिंग प्राइस है। तो हानि पर सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे? 100 में से माइनस कर देंगे 10 को, हानि को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना निकालना है तुम्हें? 90% है। तो इसी का 1% बराबर कितना है? 14 है, तो उसका 90% कितना होगा? तो 90 का गुणा कर देंगे तो ये 90% आ जाएगा। 14 नंबर कितना होता है? 126 है। तो सही आंसर कितना हो जाएगा? 14 नंबर 126 1260 रुपये। दो सौ फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? इतना सा क्वेश्चन है। 200 फ़ारेनहाइट, इससे क्या पढ़ते हैं? फ़ारेनहाइट बोलते हैं, और इसका जो वैल्यू पूछा है वो डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है। तो इसके लिए तुम्हें एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। सेल्सियस यानी C/5 बराबर F-32/9। इस फॉर्मूले वैल्यू रख दीजिए तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। C का वैल्यू निकालना है तो इस 5 को भी उधर भेज देंगे तो C बराबर कितना आ जाएगा? F का मान कितना दे रखा है? 200। तो 200 माइनस 32/9, और ये 5 जो था इधर गुणा में चला गया तो ये आ गया 5। 200 में से 32 जाएगा तो 168 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 168 डिवाइडेड बाई 9 गुणा में कितना है? 5। 3 से काट लो, 3 × 5 = 15, 3 × 18 और 3 × 3 = 9। इसका इससे गुणा कर देंगे तो 5 × 31, 5 × 25 28/3। ऐसे ही इसमें भाग देंगे तो तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। 3 9 27, 1 बच गया, 3 3 के 9, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 3 3 9, 3 3 9। इस तरह से आता रहेगा। तो सही आंसर कौन सा आ जाएगा? बी। ठीक है। किसी संख्या का 1/3 14 है, तो उस संख्या का 40% कितना है? अब कोई संख्या तो पता नहीं है, तो उस संख्या को हम ले लेते x। x का 1/3 1/3 कितना है? 14 है।
ये दे रखा सवाल इतना सा। राइटिंग तो गंदी हो ही रही है। साथ में ये देखो x का मान है गुणा 1/3 का मतलब होता है 1/3। x का 1/3 बराबर कितना है 14। तो 14 3 42, x बराबर कितना आ गया 42। अब संख्या का 40% निकालना है, यानी जो संख्या आई वो 42 आई। 42 का कितना निकालना है, 42 का 40% क्या होगा ये पता करना है। तो यहाँ पर 42 का कितना निकालना है 40%। तो 42 का की जगह पे गुणा 40, परसेंटेज का चिन्ह हटा तो 100। 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100 और 42 दूनी 84। 84 आ गया बटे में 5 है। 5 से जैसे ही भाग देंगे तो 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 31 और 5 अट्ठे 40 है। सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा।